हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का बी के मैथ्स गुरु क्लासेस में। और आप पढ़ रहे हैं क्लास 12 की फ़िज़िक्स। और फिज़िक्स में जो है आज का हमारा टॉपिक है वैद्युत द्विध्रुव। तो देखिए, वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है, इसे अंग्रेजी में इलेक्ट्रिक डाइपोल कहते हैं। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या है बच्चों? वह निकाय जिसमें दो बराबर किंतु विपरीत आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर रखे हों, वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। क्या बताया? वह निकाय जिसमें दो बराबर किंतु विपरीत आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर रखे हों, वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। जैसे HCl, H2O, NH3, HBr, ये सब क्या हैं? वैद्युत द्विध्रुव हैं, क्योंकि H और Cl ये जो हैं H2O, NH3, HBr, इनमें सब में एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, और एक दूसरे से ये सब थोड़ी सी दूरी पर रखे होते हैं। जैसे कि मैंने बताया है HCl का तो H पॉजिटिव है और Cl नेगेटिव है। तो H और Cl जो हैं एक दूसरे से बहुत कम दूरी पर रखे हैं, इसलिए ये क्या है? वैद्युत द्विध्रुव है। ठीक है। तो देखिए, यहाँ पर प्लस माइनस क्यू आवेश है, यहाँ पर प्लस क्यू आवेश है। तो एक माइनस और एक प्लस, दोनों आवेश जो हैं एक दूसरे से कितनी दूर रखे हैं? एक दूसरे से ये रखे हैं 2L दूरी पर। कितनी दूरी है? 2L। तो क्या कहा था? दो बराबर किंतु विपरीत आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर रखे हों, तो इस समायोजन को हम क्या कहते हैं? इस समायोजन को हम कहते हैं वैद्युत द्विध्रुव। तो इसमें देखिए, माइनस क्यू प्लस क्यू, ये दो आवेश हैं और दोनों के बीच की दूरी कितनी है? 2L। और तो ये जो वैद्युत द्विध्रुव होगा उसे P से रिप्रेजेंट करेंगे, तो ये P क्या है? वैद्युत द्विध्रुव। ठीक है, बल्कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है ये P। ठीक है। तो इन दोनों के बीच की दूरी 2L होती है और दोनों आवेश बराबर होते हैं, दिशा में विपरीत होते हैं। तो इस समायोजन को हम क्या कहते हैं? वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। अब देखिए, अगला हमारा टॉपिक है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, जिसे कहते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंटम। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंटम क्या है? कह रहे हैं वैद्युत द्विध्रुव की रचना करने वाले दोनों आवेशों में से, क्या? वैद्युत द्विध्रुव की रचना करने वाले दोनों आवेशों में से किसी एक आवेश के परिमाण और दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को क्या कहते हैं? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं, और इसे P से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए, दैट इज P बराबर Q गुणा 2L। अब ये Q गुणा 2L आया कहाँ से, इस चीज़ को समझेंगे। देखो बेटा, ये है माइनस Q, ये है प्लस Q। एक माइनस Q है, एक प्लस Q आवेश हैं, दोनों आवेश एक दूसरे से 2L की दूरी पर रखे हैं। तो इन दोनों आवेशों में से चाहे तो माइनस Q हो चाहे प्लस Q, इनका जो परिमाण होगा वो हमेशा क्या आएगा? Q आएगा। तो परिमाण आ गया Q, गुणा कहते हैं किसी एक आवेश के परिमाण, इन दोनों में से किसी एक आवेश के परिमाण अर्थात Q, और गुणा दोनों आवेशों के बीच की दूरी कितनी है? 2L। तो Q गुणा 2L, तो P बराबर आ गया तुम्हारा 2QL। ठीक है, ये हो गया आपका वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। P बराबर क्या होता है? 2QL। अब मात्रक की अगर बात करें तो देखो, दो तो मात्रकहीन राशि है। Q क्या है? आवेश, और आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम, और गुणा L क्या है? लंबाई, लंबाई का मात्रक क्या होता है? मीटर। तो इसका मात्रक हो गया कूलाम गुणा मीटर। विमा की बात करें तो Q की होती है, Q बराबर होता है IT। तो IT मतलब I की हो गई A और T की हो गई T। IT मतलब AT हो गई और लंबाई की हो गई L, तो ATL या LTA, ये क्या हो जाएगी? इसकी विमा हो जाएगी। ठीक है बेटा। अब आगे देखेंगे अगला टॉपिक हमारा। अगला टॉपिक है हमारा वैद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से हमें क्या निकालना है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो देखो, वैद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न वैद्युत चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की गणना निम्न दो स्थितियों में करते हैं। पहली स्थिति हमारी है अक्षीय स्थिति पर वैद्युत द्विध्रुव की, अक्षीय या अनुदैर्ध्य स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो इसमें देखिए बच्चों, क्या है? ये A और ये है आपका B। AB जो है एक वैद्युत द्विध्रुव है। ठीक है, तो जब A और B वैद्युत द्विध्रुव है तो A पर हमारा माइनस Q आवेश रखा है और B पर हमारा रखा है प्लस Q आवेश। दोनों आवेशों के बीच की दूरी कितनी है? 2L है। ठीक है, करते क्या हैं? AB जो एक वैद्युत द्विध्रुव है, उसके मध्य बिंदु O से R दूरी पर, कितनी R दूरी पर एक बिंदु मान लेते हैं P, और इस बिंदु P पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी होती है। ठीक है, तो बेटा यहाँ से यहाँ तक की दूरी 2L है, तो मध्य बिंदु O मान लिया, तो O से लेके B तक की दूरी यहाँ से यहाँ तक की L हो गई। ऐसे ही यहाँ से और यहाँ तक की दूरी भी L हो गई। तो ये बताओ, यहाँ से यहाँ तक की दूरी R है, तो B से P तक की दूरी क्या होगी? यहाँ से R माइनस L, क्योंकि
आर पूरी दूरी ये है, आर यहाँ से यहाँ तक है और एल इतनी है, तो एल कम हो गई तो आर माइनस एल हो गई। ठीक है, इसी प्रकार से देखिए जब यहाँ से यहाँ तक की निकालेंगे तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी तो आर है और यहाँ से यहाँ तक एल है, तो पूरी दूरी जुड़ के जो निकलेगी वो कितनी निकलेगी, आर प्लस एल। कितनी निकलेगी, आर प्लस एल। अब हम लिखेंगे थ्योरी इसकी क्या, कि चित्र में ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव है। क्या है, चित्र में ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव है जिसके मध्य बिंदु ओ से आर दूरी पर एक बिंदु पी है जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। फिर आप क्या करोगे, पहले प्लस क्यू आवेश की वजह से निकालोगे, फिर माइनस क्यू आवेश की वजह से निकालोगे। जब प्लस क्यू आवेश की वजह से निकालोगे तो प्लस क्यू आवेश की वजह से जो दूरी होगी वो होगी आर माइनस एल, और माइनस क्यू आवेश के कारण जो दूरी होगी वो कितनी होगी, बिंदु पी की आर प्लस एल होगी। ठीक है, तो अब देखिए वही थ्योरी जो है, चित्र में ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव है जिसके मध्य बिंदु से आर दूरी पर एक बिंदु पी है जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो मैंने कहा प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई बराबर होता क्या है, फॉर्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर होता है। और मैंने दिखाया था आपको प्लस क्यू आवेश से दूरी कितनी थी, आर माइनस एल, तो यहाँ पर क्यू अपॉन आर माइनस एल का होल स्क्वायर हो जाएगा, समीकरण नंबर 1 हो जाएगी। इसी प्रकार से माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जब निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगी, E2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू माइनस क्यू अपॉन आर प्लस एल का होल स्क्वायर। क्यों, क्योंकि माइनस क्यू जो है उसकी बिंदु जो P है उससे दूरी है आर प्लस एल। ठीक है, ये E2 हो गया, तो E2 बराबर, ये माइनस बाहर आ जाएगा, माइनस का 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन आर प्लस एल का होल स्क्वायर। समीकरण नंबर 2 हो गई। फिर क्या करोगे, बिंदु P पर परिणामी तीव्रता निकालोगे तो E बराबर E1 प्लस E2 कर दोगे, यानी कि दोनों तीव्रताओं को जोड़ दोगे। अब देखिए दोनों तीव्रताओं को जोड़ेंगे तो E बराबर E1 प्लस E2, E1 का मान कितना है बेटा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन आर माइनस एल का होल स्क्वायर, माइनस E2 का मान है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन आर प्लस एल का होल स्क्वायर। ठीक है, अब E बराबर देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इसमें और इसमें, दोनों में से कॉमन आ रही है, बाहर कॉमन ले ली, Q यहाँ भी है और Q यहाँ भी है, Q भी दोनों में से कॉमन ले लिया, यहाँ से बचा 1/r माइनस एल का होल स्क्वायर और माइनस यहाँ से बचा 1/r प्लस एल का होल स्क्वायर। ठीक है, तो क्या करेंगे, E बराबर, ये तो चीज़ ऐसी ही रहेगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q, और यहाँ पर क्या होगा, इसकी गुणा इससे हो जाएगी, इसकी गुणा इससे हो जाएगी, एलसीएम ये दोनों ब्रैकेट मिल जाएंगी, तो क्या होगा, आर प्लस एल का होल स्क्वायर और माइनस आर माइनस एल का होल स्क्वायर अपॉन आर माइनस एल का होल स्क्वायर इंटू आर प्लस एल का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा। फिर बेटा इसका स्क्वायर खोल दोगे और इसका स्क्वायर खोल दोगे, फिर बीच में माइनस लगा दोगे, फिर ब्रैकेट खोलोगे, अंदर के चिन्ह भी चेंज हो जाएंगे। ठीक है, देखिए आगे देखो, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन इंटू क्यू, आर प्लस एल का जब होल स्क्वायर आपने खोला तो आया आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2RL माइनस, और जब आर माइनस एल का होल स्क्वायर खोला आपने तो आया आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस 2RL अपॉन में आर माइनस एल और आर प्लस एल लिख के पूरे पे होल स्क्वायर बाहर कॉमन लगा दिया, क्योंकि इन दोनों पे अलग अलग स्क्वायर था ना, तो बाहर लगा दिया। तो आगे देखिए ये चीज़ हम ऐसी ही रखेंगे, और ये माइनस से जब ब्रैकेट को खोलेंगे तो अंदर के साइन सारे चेंज हो जाएंगे, तो माइनस का हो गया आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर और ये हो गया प्लस का 2RL। ठीक है, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो गया, एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कैंसिल हो गया, 2RL यहाँ से बचा, 2RL यहाँ से बचा, 4RL बचेगा, और नीचे a माइनस बी ए प्लस बी, ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, और ऊपर टोटल पे क्या लगा है, होल स्क्वायर। ठीक है, तो आगे देखिए फिर 4RL बचा और ये आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर बचा। अब आपने लिखा चूंकि L, R की तुलना में बहुत छोटी राशि है, जो L है ना, L जो है वो R की तुलना में बहुत छोटी राशि है, इसलिए L स्क्वायर को छोड़ने पर, किसको, नीचे वाले L स्क्वायर को छोड़ने पर, तो E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन Q, और ये ऊपर तो 4RL ही रहेगा, ऊपर क्या रहेगा 4RL, और नीचे जो है क्या हो जाएगा, ये छोड़ देंगे तो आर स्क्वायर का स्क्वायर यानी कि R की पावर 4 हो जाएगा, तो ऊपर R से R की पावर 4 को काटोगे तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, तो E बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 4, और ये है Q और ये L है, 4QL अपॉन क्या आ जाएगा, RQ। ठीक है, 4QL अपॉन आ गया RQ। अब E बराबर क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू, इसको लिख सकते हैं 4 को 2 इंटू 2QL, 4QL क्या लिख सकते हैं बेटा, 2 इंटू 2QL, और 2QL क्या होता है, P, तो E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2, और ये वाली ब्रैकेट वाली चीज़ होती है बेटा P, तो P और अपॉन में RQ। ठीक है, ये आ गया, यही क्या है,
यही जो है वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक है। ठीक है, आशा करता हूँ बहुत बढ़िया आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है बेटा, अब अगला हमारा जो टॉपिक है वो इसका सेकंड पार्ट है वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बहुत ही बढ़िया टॉपिक है, इसको भी हम लोग करते हैं। देखिए, वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, देखिए इसे अनुप्रस्थ भी कहते हैं। तो देखो, ये चित्र पहले समझेंगे। ये ए और बी, ए बी हमारा एक वैद्युत द्विध्रुव है जिसके मध्य बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इसमें बेटा क्या होगा, घटक जो है E को तोड़ोगे तो दो घटक बनेंगे E के, एक E1 साइन थीटा, ये हमारा नीचे की ओर होगा, और एक घटक होगा E2 साइन थीटा, ये ऊपर की ओर होगा। तो घटक E1 साइन थीटा और E2 साइन थीटा जो हैं ये दोनों ऊर्ध्व घटक होंगे, और ये दोनों ऊर्ध्व घटक एक दूसरे के बराबर होंगे और विपरीत होंगे, इसलिए ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। ठीक है, जबकि घटक E1 cos थीटा और E2 cos थीटा जो हैं वो एक ही डायरेक्शन में होंगे, सेम डायरेक्शन में होंगे, इसलिए जुड़ जाएंगे, और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें घटक E1 cos थीटा और E2 cos थीटा की वजह से मिलेगी। तो देखिए बेटा, यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो आपकी 12 है। ठीक है, तो 12 दूरी है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी हो गई R मध्य बिंदु की, सॉरी L, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या हो गई L, और यहाँ से ये दूरी बिंदु O से बिंदु P तक की जो दूरी है वो R है। तो अगर आप बात करें कर्ण की, तो ये कर्ण निकलेगा, क्या होगा, √R² प्लस L² हो जाएगा। ठीक है, ये R है, ये L है, तो कर्ण का स्क्वायर क्या होता है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, तो कर्ण बराबर हो जाएगा √L² प्लस R², ऐसे ही इधर हो जाएगा ये। ठीक है, तो ये चीज़ तो समझ आ गई होगी आपको, ये थीटा एंगल है। अब देखते हैं थ्योरी। चित्र में AB एक वैद्युत द्विध्रुव है जिसके मध्य बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है, अब कह रहे हैं प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। प्लस Q की वजह से जो आप निकालोगे, प्लस Q देखिए ये है, प्लस Q आवेश की वजह से बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालोगे यहाँ पर, तो ये क्या होगी मालूम है, E1 होगी। क्या होगी, E1। तो E1 बराबर जो होगा, E1 बराबर जो होगा वो होगा 1/4πε0 इंटू Q/√R² प्लस L² का होल स्क्वायर। ये होगी BP के अनुदिश, मतलब B से P की ओर होगी। देखो, ये जो है B है और ये है P, ये एरो दिख रहा है आपको, B से P की ओर है, BP के अनुदिश है। ऐसे ही माइनस Q के कारण निकालोगे। ठीक है, तो क्या होगा, E2 बराबर होगी 1/4πε0 इंटू -Q/√, बल्कि Q हो जाएगा, -Q ना होगे, Q/√R² प्लस L², और ये डायरेक्शन होगा P से A की ओर, P A के अनुदिश। ठीक है, वही चीज़ है। देखिए, अब आपने इसी प्रकार -Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाली, तो वो E2 हो जाएगी 1/4πε0 Q/√R² प्लस L² का होल स्क्वायर। ये हो जाएगी किधर को, P से A की तरफ, P A के अनुदिश। इसको लिख सकते हो P A के अनुदिश, किधर को, ये हो जाएगी P A के अनुदिश। ठीक है, और अब देखिए बिंदु P पर परिणामी तीव्रता जब हम निकालेंगे तो क्या होगी, E बराबर E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा, बट E1 बराबर क्या है बेटा, E2 है, तो इसलिए E बराबर हो जाएगा E1 cos थीटा प्लस E1 cos थीटा, तो E1 हो जाएगा 2E1 cos थीटा। ठीक है, तो E बराबर 2 और E1 का लगा दो यहाँ पर मान। E1 का जो मान है वो है 1/4πε0, ये है 1/4πε0 Q/√R² प्लस L²। ठीक है, इसका तो है होल स्क्वायर, गुणा जो cos थीटा है वो क्या होगा, L/√R² प्लस L²। अब देखिए cos थीटा ये है वो √L² प्लस R² क्यों होगा, L/√R² प्लस L² आया है cos थीटा, ये क्यों आया है, क्योंकि cos थीटा होता है आधार बटे कर्ण। तो देखिए चित्र पे चलते हैं फिर से। देखो चित्र हमारा ये है थीटा, ये है लंब, और ये है आधार, और ये है कर्ण। तो cos थीटा क्या होता है, cos थीटा होता है आधार बटे कर्ण, तो इसके लिए ये लंब हो जाएगा, आधार क्या हो जाएगा, L। ठीक है, तो अगर यहाँ से देखो हम बात करें cos थीटा की,
तो कॉस थीटा क्या होगा, ये तो लंब हो गया थीटा के लिए, आधार हो गया एल, तो एल और अपॉन में कर्ण क्या है, कर्ण है हमारा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो कॉस थीटा की जगह आएगा रूट में एल अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए बेटा ई बराबर 1/4πε0 आ गया और 2QL, ये हाँ जो कॉस थीटा है वो एल अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर आ गया। ठीक है, तो ई बराबर हो गया 1/4πε0 इंटू 2QJ है और LJ है, तो कितना आ गया 2QL और अपॉन में 4πε0 और अंडर रूट में ये आ गया आपका आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ठीक है, ये है 2 घात और एक घात ये है, तो 3 घात हो गई, तो इसका क्या हो जाएगा नीचे होल क्यूब हो जाएगा। तो ई बराबर 1/4πε0 इंटू ये 2QL होता है P अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की होल पावर कितनी हो गई 3 हो गई है। ठीक है, तो ई बराबर 1/4πε0 इंटू P अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की होल पावर, जब रूट हटाओगे तो पावर इसकी अपॉन में 2 हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा 3/2, कितना हो जाएगा ये पावर 3/2 हो गई। ठीक है, क्योंकि रूट हटाया तो पावर यहाँ 1/2 हो गई। तो चूंकि एल छोटी है आर से, सो एल स्क्वायर कैन बी लेफ्ट, इसलिए एल स्क्वायर को छोड़ सकते हैं। दैट इज ई बराबर क्या हो जाएगा 1/, चूंकि एल छोटी है आर से, सो एल स्क्वायर कैन बी लेफ्ट, एल स्क्वायर को छोड़ दिया, पावर तो हो ही गई थी 3/2। अब ई बराबर 1/4πε0, ये क्या बचेगा P अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की होल पावर कितनी बचेगी 3/2, तो एल स्क्वायर को छोड़ दिया आपने तो सिर्फ रह जाएगा आर स्क्वायर की पावर 3/2। अब ये 2 से 2 पावर हो गई कैंसिल। ठीक है, तो ई बराबर कितना बचा 1/4πε0 और P अपॉन आर क्यू। ये क्या हो गया, ये आपका हो गया निरक्षीय स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। ठीक है, आशा करता हूँ बच्चों ये आपको दोनों डेरिवेशन बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। ठीक है, तो इनके आप जो हैं स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं वीडियो को रोक के, और चाहो तो अपनी कॉपी में नोट कर लो। बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि आप लोग अपनी कॉपी में अच्छे से इसको फेयर कॉपी एक बना लो और नोट कर लो, और नोट करने के बाद इनको पढ़ लो। इससे आसान आपको नहीं मिलेगा, बहुत अच्छे तरीके से डेरिवेशन कराया गया है। ठीक है बेटा, तो मिलते हैं अगली क्लास में अगले नए टॉपिक के साथ। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू बच्चों।